सर आपका बहुत बहुत ज्यादा वेलकम मेरी चैनल के ऊपर। और मेरा एक रीजन था कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर को मुझे इंटरव्यू करने के लिए इनवाइट करना है, जस्ट बिकॉज हम आज के जमाने में काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं कि मतलब ज्योतिष का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है, तरह तरह से लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए मुझे एक ऑथेंटिक व्यक्ति को बुलाना था कि जिसके पास रियल नॉलेज है। सो सुनील सर, वेलकम सो मच टू माय चैनल। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सोच कर रखे हैं। मुझे ये सारे सवाल आपको पूछने हैं। तो सर आपके बारे में आप मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपने बारे में? वेल, बेसिक एकेडमिकली तो मेरा आई एम BSc, then MBA, LLB, then 5 years of industry experience, then doing my own business in chemicals and shares stock market also. But in astrology, since last around 18-19 years, I am in teaching as well as studying and giving lectures in seminars and all that. तो हो गया मेरे को कम से कम 15-20 साल है अभी, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। और इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, यू कैन नेवर से नाउ दिस इज द एंड। लर्निंग गोज थ्रू आउट द लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी इज ए वास्ट ओशन। इसमें कितना भी आप घुसते जाओगे उतनी ही डेप्थ आपको मिलती चली जाती है। और ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, एक ऑब्जर्वेशनल प्रत्यक्ष शास्त्र है, जिसमें आपको जो दिखता है सब कुछ सामने, प्रेडिक्शन जो आप कर रहे हो वो सामने नजर आती है, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष शास्त्र भी बोला जाता है। तो वट एवर यू आर स्टडिंग, आपको सामने वो नजर आना चाहिए, तभी वो वैलिड है। अदरवाइज सिर्फ जस्ट कि आपको किसी शास्त्र में लिखा गया है और वो आपको एट प्रेजेंट उसकी प्रेडिक्शन देखने में नहीं आती, देन यू हैव टू अमेंड योरसेल्फ। क्योंकि देश काल पात्र हमें हमेशा एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है कि किस लोकेलिटी क्या है, वो किस कंट्री में आप बैठे हैं, वहाँ के कस्टम्स क्या हैं, फिर जिसको आप कुंडली देख रहे हैं वो व्यक्ति विशेष क्या है। तो अगर वो व्यक्ति विशेष किस वर्ग को बिलोंग करता है, तो यू हैव टू अमेंड योर प्रेडिक्शन अकॉर्डिंगली। तो अगर किसी राजयोग, हम शुरू में बताते हैं अपने इनिशियल बिगिनिंग क्लास में, किसी अगर से बैगर के यहाँ राजयोग होगा तो वो बैगर्स का ही राजा बन पाएगा, और अगर वो किसी राजघराने का है तो वो नेचुरली वो अपने राजा वहाँ पे बनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन पात्रता क्या है। और फिर काल परिवर्तन होता है कई जगह, जैसे पुराने समय में बहुविवाह काफी पॉपुलर था। आजकल it is legally banned in India. So you can not do have more than one wife at a time. तो इसलिए अब उसको इलीगल है तो कोई कर नहीं सकता है। तो नेचुरली आपको, अगर कई पुराने समय में लोग काफी एक से ज्यादा पत्नियां रखते थे या होता था, आजकल वो है नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि किसी कुंडली में अगर ये आ रहा है तो हाउ इट विल फ्रक्टिफाई, so that it could be legally one marriage and then more than one friendship. You have to amend it accordingly. ओके सर, अभी सर मुझे आपको कुछ सवाल पूछने हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी कौन सा होता है? अब हम अगर मार्केट में देखें तो केपी एस्ट्रोलॉजी है, भृगु एस्ट्रोलॉजी है, फिर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जैमिनी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो ये सब में से कौन सा सबसे ऑथेंटिक है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं? देखिए क्या है, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के प्रवर्तक जिनको बोला गए हैं, किसी में 18 ऋषि बोलते हैं, कोई 25 बोलता है, ये सभी ऋषियों ने अपनी अपनी एक की धारा चलाई है। परंतु पराशरी ज्योतिष जो है वो हम सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। ये जो आजकल के जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वो केपी के रूप में आते हैं, वो दैट इज जस्ट ए टेक्निक ओनली। जैमिनी ऋषि, जैमिनी ज्योतिष जो है वो महर्षि पराशर के ही समकालीन माने गए हैं। तो इसलिए वो अलग ऋषि थी, उन्होंने अलग अपनी धारा बनाई, एक अलग तरह से देखने का तरीका बताया। परंतु बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी से हम बोलते हैं कि 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, ये सब पराशरी में सभी उसको मानते हैं, कोई इसमें ये नहीं है किसी डिफरेंस है। तो आजकल जितने भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं वो अलग अलग टेक्निक लेके आते हैं, बट दैट इज नॉट टाइम टेस्टेड। केपी एक अलग से कोई धारा नहीं है, केपी एक टूल है जो एक कृष्णमूर्ति जी ने, एक एस्ट्रोलॉजर हुए, उन्होंने अपनी एक पद्धति विकसित की, उन्होंने अपने कई कुंडलियों में लगाया, उन्होंने देखा कि इससे रिजल्ट आते हैं, दैट बिकेम पॉपुलर। तो आजकल उसको केपी एस्ट्रोलॉजी से नाम से जाना जाता है। और ये अपना एक्सपीरियंस होता है हर एस्ट्रोलॉजर का, वो जितना डॉक्यूमेंटेड उसको कर पाता है। अगर मैं सपोज आज की डेट में मेरे पास 2-4 टेक्निक्स विद एक्सपीरियंस आती है, तो वो मैं उसको आगे अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता हूँ। दिस इज द वे एस्ट्रोलॉजी गोज। तो केपी आजकल पॉपुलर, बट उनको हम अगर ये कहें कि वो वैदिक से अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है, सब वो वैदिक ही है।
हाँ, ये जरूर है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उनका थोड़ा बेस बिल्कुल डिफरेंट है, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी वैदिक है उसका थोड़ा बेस डिफरेंट है। ओह जी सर, ओके। अभी सर, एक अगर किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी सीखना है, अब बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहरा साइंस है, बहुत ही ज्यादा डीप उसमें सीखना जरूरी होता है, तो मतलब ऐसा कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और कितना एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए? अब यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक दो किताबें पढ़ लेते हैं और फिर मतलब मार्केट में बोर्ड लगा देते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बन गए, बट ऐसा नहीं होता है। एक एस्ट्रोलॉजी का डीप स्टडी है, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी, यस सर, आपका इंस्टीट्यूट है, उसको लेकर आप सिखाते हैं, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी जगह है? यस सर। देखिए, खैर मैं तो क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज से जुड़ा हूँ, तो मेरे को तो अभी तक इससे बेटर कोई इंस्टीट्यूट अभी तक कोई टकराया नहीं है जो इससे बेटर सिखाता हो। आजकल यूनिवर्सिटीज भी सिखा रही है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। काफी यूनिवर्सिटीज भी एस्ट्रोलॉजी में डिग्री वगैरह देती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराती है, डॉक्टरेट्स भी कराती है, परंतु जो रियल प्रेडिक्शन आर्ट है वो आपको आईकास में एक अच्छा एक बेस आपको तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को, और इन्होंने बड़ा कॉम्पैक्ट अपना कोर्स करिकुलम डिफाइन किया हुआ है। अगर आप किसी इंडिविजुअल से सीखते हैं, देखिए मैं आपको तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक मतलब प्लस और माइनस फैक्ट होते हैं। कुछ लोग मैथमेटिक्स में अच्छा होशियार हैं तो वो मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा अच्छा से करा सकते हैं, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रेडिक्शन में देते हैं, परंतु ऑल द थिंग्स यू कैन नॉट फाइंड इन एनी एस्ट्रोलॉजर। कोई हो सकता है कि वो अष्टक वर्ग अच्छा देखता हो, कोई हो सकता है कि कोई दशा ट्रांजिट अच्छा लगाता हो, कोई केपी अच्छी लगाता हो। तो आपको जब सीखने की बात आती है तो यू शुड हैव ऑल द टूल्स विद यू फॉर प्रेडिक्शन। तो उसमें आपको हर एक से अवेयरनेस होना जरूरी है। अगर आप सोचो कि आप 2 या 3 टूल लेंगे बाकी आप छोड़ दो, इट्स नॉट दैट, क्योंकि रिजल्ट्स लेने के लिए आपको सभी को बारी बारी अप्लाई करना पड़ता है। कुछ लोग वर्गों से प्रेडिक्शंस करते हैं, तो वर्ग में चाहे नवांश लगाते हैं, दशमांश लगाते हैं, सप्तमांश चार्ट लगाते हैं, तो जितना आप वर्ग में जाओगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अच्छी पकड़ रखते हैं लोग, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उनका अपना कमांड होता है। तो यू हैव टू सिलेक्ट कि हाँ भाई, जब आप स्टडी की बात करते हैं तो ऐसा आपको एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल से मैं आई डू नॉट थिंक कि एक इंडिविजुअल आपको सब तरफ से वो ब्रीफ कर सकता है। टीम आपको फिर किसी इंस्टीट्यूट से मिल पाएगी। तो आईकास इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फ्रॉम दैट एंगल, और इसमें जो प्रोफेशनलिज्म है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी करते हैं, नेशनल लेवल की है, और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो सेमिनार्स भी सब तरफ ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, तो इट्स अ गुड फ्रंट। ओके सर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात निकली ही है तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस में आपके लिए ये लिखा नहीं था, बट बात निकली है तो क्या आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारे जो बीमारियां होती हैं, कुछ तो हमारी होती हैं हमारे आचार व्यवहार से हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि कुछ बच्चों को बचपन से ही बीमारी है। तो इसको हमारे आयुर्वेद ये बोलते हैं या हमारे शास्त्र ये बोलते हैं कि बीमारी एक तो ग्रह जनित होती है, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप है। तो वो आपके जीवन में आएगी ही आएगी, हो सकता है बाई बर्थ आ जाए, हो सकता है इन ड्यू को जब भी आपकी बैड दशा आएगी तो उसमें आप बीमार हो जाए और वो बीमारी आपको ग्रसित कर ले। कुछ हमारी आचार व्यवहार से होती है, जो कि हम लाइफ के प्रॉपर जो नियम है उसका पालन नहीं करते तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वो हमें कहा जाता है कि इस समय ये नहीं खाना है या नहीं खाना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या कुछ ज़्यादा ठंड हो तो आपको ये करना ये नहीं करना। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते तो बीमार पड़ जाते हैं। और जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हम कुंडली में ग्रह जनित बीमारी देख पाते हैं, आचार व्यवहार से वो नहीं देख पाते। वो हमें एक आदमी कितना डिसिप्लिन लाइफ लीव कर रहा है उससे वो बीमार नेचुरली कम पड़ेगा, अगर वो डिसिप्लिन, अगर वो चल रहा है, नियम मेंटेन कर रहा है लाइफ के। परंतु जो ग्रह जनित बीमारियां जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप है, वो बीमारी हमको मिलनी ही मिलनी है। बस हम उसको थोड़ा उपाय करके उसको कम कर सकते हैं, कुछ हद तक खत्म भी कर सकते हैं, परंतु पूरा खत्म हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द कर्मा। ओके ओके सर, अब अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करे, लेट्स से आईकास में से कोई व्यक्ति सीखना शुरू करे, मुझे पता है ये क्लास काफी ज्यादा डीप और डिटेल में है ये क्लास, तो मतलब अगर किसी को अपना एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन का कुछ शुरू करना है तो किसी को कितना सीखना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा?
कौन कौन से मतलब कितने क्लासेस? आई थिंक 3 लेवल्स है, राइट सर? फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे करके 3 साल का है। तो व्यक्ति को अपने हिसाब से कितना समय, कितना स्टडी टाइम वगैरह देना पड़ेगा कि जिसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ अब हम एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशन ले सकते हैं? देखिए, एक तो हमारे शास्त्र कहता है अगर आप शास्त्र का बिगर ज्ञान के प्रेडिक्शन देते हो किसी व्यक्ति विशेष को तो आप पाप के भागी हैं। ओके। तो आपको जब हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको प्रेडिक्शंस आगे लोगों को देनी है, क्योंकि आपके पास जो भी आ रहा है बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ आ रहा है और वो उससे समाधान आपसे चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी उनको प्रेडिक्शन दें उससे पहले आपकी शास्त्र की स्टडी आपने प्रॉपर वे में कर रखी हो। तो कम से कम उसको 2-3 साल मिनिमम लगा देने चाहिए पहले सब्जेक्ट के, उसके बाद वो स्टडी अपनी साइड बाय साइड मेंटेन कर सकता है। और अगर कुछ चीज उसको समझ में नहीं आ रही, इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रेडिक्ट एवरी टाइम। आप उससे टाइम ले सकते हो कि मैं इसको चेक करके बताऊंगा, या कोई जल्दी नहीं है। परंतु आजकल क्या हो गया, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म बढ़ने की वजह से लोग बात प्रेडिक्शंस करने में या अपना ऑफिस खोलने में बहुत जल्दी करते हैं। तो मैंने ये भी देखा 6-6 महीने में ही लोग अपना ऑफिस खोल के अपना ज्योतिष कार्यालय खोल लेते हैं और फिर वो आगे देखो फॉर कंटिन्यूअस प्रेडिक्शंस। तो वो कहीं ना कहीं एक शास्त्र की अवमानना कर रहे हैं, शास्त्र का निरादर कर रहे हैं, जो कि आपके फेस वैल्यू पे आपके कोई आता है, दैट डजंट मीन कि आप उसको कुछ भी बोलेंगे। आपको जो शास्त्र में है उसी से बोलना है। काफी स्टूडेंट कहते हैं जी मुझे आभास हो जाता है, तो मैं बोल देता हूँ। हमारे खुद के स्टूडेंट जो परवीन में एडमिशन लेते हैं बेसिक लेवल पे, वो सिंपल कहते हैं जी मेरे को आभास हो जाता है। देखिए, कोई भी आभास इस टाइप के इंट्यूशन होता है लोगों को, मैं ये नहीं कहता, परंतु इट इज रेयर। ये नहीं है कि आप अक्सर उसको देखेंगे। तो ये हमारी इंट्यूशन नहीं होती। हमको कोई हमारे पास पूछना आया तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होगा ऐसा, बट दैट शुड नॉट बी द वे। आपको प्रॉपर स्टडी करके ही बनाना है। जो कम से कम 2-3-4 साल की आपको पीछे ग्राउंड वर्क हो, जिसके बेस पे आप आगे चल पाए। जी सर, ओके। अब सर एस्ट्रोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसा मंगल दोष है, शनि, राहु केतु की पता नहीं कुछ चल रही है, दशा चल रही है, साढ़े साती, और काल सर्प दोष। ये सब नाम जैसे ही कोई ज्योतिष बोलना शुरू करते हैं, जो मतलब व्यक्ति होता है डर जाता है। तो क्या ये डरने वाले शब्द है? क्या इनसे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? क्या एग्जैक्टली लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, ये हमारे कुछ समाज में एक थोड़ा सा हमारी वीकनेस समझिए कि काफी पंडित लोगों ने जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, जिनको ज्यादा अपना ज्ञान तो नहीं है परंतु वो इसको प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। जैसे कई कर्मकांडी पंडित जी होते हैं हमारे पास, रेगुलर एडमिशन लेते हैं, उनको ज्योतिष नहीं आता है। वो ज्योतिष सीखने आते हैं परंतु वो ज्योतिष में प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। ये भी सच्चाई है कि लोग मैक्सिमम इन्हीं के पास जाते हैं कुंडली दिखाने, पंडितों के पास ही जाते हैं। तो वो उनकी एक ड्यूटी बन जाती है कि पहले वो स्टडी करें और स्टडी करके तब वो आगे जाके उसको ज्योतिष की प्रैक्टिस करें। और ये जो मंगल दोष है, 12 में से 5 आदमी मांगलिक होते ही होते हैं। तो इट मीन अराउंड 40% हो गया। और सेकेंडली उसमें कुछ लगन से मांगलिक, चंद्रमा से मांगलिक, शुक्र से मांगलिक, सभी को मांगलिक की, तो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन बिकम्स ए मांगलिक पर्सन। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। मंगल क्या है, इट इज एग्रेशन इन यू। ब्लड के अंदर हमारा जो एग्रेशन लेवल है वो है। और शादी में, मैरिटल लाइफ में एग्रेशन कई बार नुकसान कर जाता है इन म्यूचुअल रिलेशनशिप। और ये भी कहा जाता है कि 30-32 के पास आदमी का खून थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होता है, उसकी थोड़ी एग्रेशन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि मांगलिक दोष इसके बाद नहीं देखना चाहिए 30-32 साल के बाद। दैट इज जनरल डिक्टम। परंतु वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मंगल एक मंगलकारी ग्रह है, ये अमंगलकारी नहीं है। मंगल करने के लिए होता है। और मंगल वो आपके एनर्जी से करेगा। आपके जब आप अपने अंदर की एनर्जी को पॉजिटिव कार्य में लगाओगे तो वो मंगल करेगा। अगर नेगेटिव में लगाओ तो मंगल करेगा। तो ये तो आपकी कार्य क्षमता है मंगल, ठीक है ना। आपके अंदर की एनर्जी है जो आपको बूस्ट कर रही है कुछ करने के लिए। परंतु दैट एग्रेशन इफ इट कम्स इनटू द मैरिड लाइफ, दैट इज हार्मफुल। इसलिए इस मांगलिक दोष को स्पेशली चेक करके बोला गया कि इसको चेक कर लेना चाहिए। सिमिलरली साढ़े साथी, हर व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी आती है और हर 30 साल में रिपीट होती है। 22.5 साल के बाद 7.5 साल की 30 साल का एक साइकिल टोटल हो जाता है। 22.5 + 7.5, और ये घूम के आनी ही आनी है। मंगल जब भी, ये शनि जो है जब भी चंद्रमा के पास आता है तो एक राशि पहले से इफेक्ट देना शुरू कर देता है। उस राशि के बाद उसकी राशि के अगली राशि तक उसका इफेक्ट बना रहता है। चंद्रमा एक कोमल ग्रह है, शनि थोड़ा एक हार्ड ग्रह है। तो
चंद्रमा क्योंकि सॉफ्ट प्लेनेट होने की वजह से उसको इतना सहन नहीं कर पाता, तो इसलिए मेंटल प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो 7.5 का काम सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटल प्रेशर को बढ़ाना है। वो that could be because of the family conditions, that could be because of the business conditions, or that could be because of some other activities you are indulged in। और शनि को एक दंड कारक बोला गया है, वो आपको आपके बुरे कर्मों की सजा भी देता है। तो 7.5 का दैट इज द राइट टाइम जिसपे वो सजा मिलती है। तो उस समय अगर आदमी अपने आप को सुधार लेता है तो 7.5 के इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि 7.5 जब उतरती है तो आदमी को सुधार के जाती है। तो इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं होती। और शनि अपनी राशि का, अगर आपका राशि शनि की ही राशि है तो 7.5 से घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर चंद्रमा शनि की राशि का है या शुक्र की राशि का है या बुध की राशि का है, इनके ऊपर 7.5 ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, अग्नि तत्व की राशियों पे शनि 7.5 का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। काल सर्प योग है। काल सर्प योग बेसिकली जब सारे प्लेनेट राहु केतु के एक साइड में आ जाते हैं तो हम उसको काल सर्प बोल देते हैं। और ये जनरली जब भी आते हैं 15 दिन तक काल सर्प बना रहता है अंतरिक्ष में। तो 15 दिन तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे काल सर्प में ही होंगे। तो अब उस समय के लिए हम ये कहें कि सभी का जीवन में ऐसा त्रासदी आएगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अल्टीमेटली राहु केतु जो होते हैं ये आपके कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट होते हैं, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों को कंट्रोल करते हैं। तो राहु केतु की शांति नेचुरली हमें करानी चाहिए। राहु है एक फिजिकल प्लैनेट, ये बेसिकली आपको फिजिकल वर्ल्ड की तरफ धकेलता है। छाया ग्रह है परंतु फिजिकल वर्ल्ड की तरफ धकेलता है। केतु इसका रिवर्स है बिल्कुल, वो आपको विच्छेदात्मक है, ये आपको सब कुछ छोड़ने को कहता है, संसारिकता छोड़ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहता है। तो राहु और केतु का बिल्कुल विपरीत इफेक्ट है। जब प्लैनेट राहु की तरफ ज्यादा चले जाते हैं आदमी भौतिकता की तरफ भागता है, जब प्लैनेट केतु की तरफ ज्यादा चले जाते हैं तो आदमी सब कुछ छोड़ के अपने ध्यान में आध्यात्मिकता में चला जाता है। तो इट इज अ बैलेंस यू हैव टू मेंटेन। काल सर्प योग कुछ नहीं करता, वो आपको इसी द्वंद में फंसाता है। आपको संसारिकता में जाना है या आध्यात्मिकता में जाना है, और किस भाव में काल सर्प योग बन रहा है उसी भाव पे ज्यादा इफेक्ट उसका पड़ता है। अगर ये कहा जाता है काल सर्प योग में राहु की पीठ के पीछे, मुंह के बैक साइड में अगर प्लैनेट जाता है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु राहु के मुंह की तरफ हो तो वो ज्यादा नुकसान देता है। तो काफी अलग अलग थ्योरीज है। राहु केतु का ये जो मांगलिक दोष और काल सर्प योग हमारी पुराने ग्रंथों में देखने में नहीं आते हैं। ये मिडिल सेंचुरी में ही इनका ज्यादा कुछ नई लोगों ने इसमें ऐड किया है। हमारे पुराने ग्रंथों में मांगलिक दोष या ये नहीं मिलते हैं, ये काल सर्प योग वगैरह, इनका वर्णन नहीं है ऊपर। इसमें ये सिर्फ फियर साइकोसिस जो लोग प्ले करते हैं उसमें डरने की जरूरत नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द हॉरोस्कोप, क्योंकि शनि कुंडली के लिए, शुक्र के लग्न के लिए योग कारक होता है, तो 7.5 तो उसके लिए बहुत अच्छा करने वाली है। ऐसे ही सिंह और कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक होता है, तो उनके लिए तो मंगल योग कारक है, वो तो सब कुछ वही देगा मंगल। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी हॉरोस्कोप सेपरेटली। आप एक जनरल उसमें करके जनरल डिक्टम मत लीजिए कि मांगलिक है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुंडली को स्पेशली स्टडी करना पड़ता है। सूर्य भी कई बार बड़ा नेगेटिव होता है, कई बार बृहस्पति भी होता है। बृहस्पति वक्री होकर अगर लगन में अगर या ऐसी जगह आता है दैट कुड कैन गिव यू एन मैलेफिक। अगर बृहस्पति है तो कैंसर तक दे सकता है। तो देयर इज नो प्लैनेट एज सच इज वेरी गुड प्लैनेट और देयर इज नो प्लैनेट एज सच इज बैड प्लैनेट। हर प्लैनेट का अपना अपना रोल होता है, उस हिसाब से आपको स्टडी करना है। ओके सर, अभी अगर मार्केट में किसी के पास मतलब ज्योतिष अपनी कुंडली दिखाने जाओ तो ज्यादातर क्या होता है कि मतलब मैक्सिमम लोगों को नंग पहनने को बोल देते हैं, जेमस्टोन पहनने को बोल देते हैं। अब क्या मतलब हर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा जरूरी है कि उसको जेमस्टोन पहनना ही चाहिए कि वो पहन कर ही उसके बाद उसका भविष्य खुलेगा, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ अलग सी रेमेडीज भी होती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जप, तप, दान, यज्ञ, औषधि वगैरह काफी उपाय बताए गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम जाप करते हैं किसी भी ग्रह का या उसके देवता का जाप करते हैं, वो शांत हो जाता है ग्रह, ठीक है ना। उसका दान करते हैं तो उससे भी शांत होता है। उसमें एक पत्थर पहनना भी एक उपाय के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, परंतु आप हर ग्रह के पत्थर नहीं पहन सकते हैं। पहली बात, वो जिस भी ग्रह के पत्थर आप पहनना चाहते हैं वो ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है कि वो अशुभ अगर ग्रह है तो उसकी अगर आप पत्थर पहनते हैं तो आप उसकी एनर्जी को अपने अंदर और ले रहे हैं उसके, तो
वो दैट कैन बी डिसास्टर आल्सो। इसलिए इट इज बेटर कि पहले आप कुंडली दिखाइए, उसमें देखिए कि पहली बात कोई वो ग्रह शुभ होना चाहिए और उसके बल को क्या बढ़ाने की जरूरत है। वो ऑलरेडी अगर मान लो उच्च का बैठा है कुंडली में तो उसको और बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। या पहले से ही बकरी है तो वैसे ही बलवान है, और कितना बलवान करोगे, वो फिर नुकसान दे सकता है। तो अगर कोई शुभ ग्रह है और वो कमजोर है तब उसको आप बढ़ाने के लिए नख का धारण कर सकते हैं, विद द कंडीशन कि वो कुंडली में 6, 8, 12 जैसे हम कहते हैं दूर स्थान है या ऐसे स्थानों से संपर्क ना रखता हो, तो तभी आप उसको धारण करेंगे, अदरवाइज वो नुकसान दे सकता है। हाँ, किसी कार्य विशेष के लिए जैसे संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पंचमेश का धारण कर सकते हैं। कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम है तो आप शुक्र की या सप्तमेश का नख धारण कर सकते हैं, बट दैट इज टेम्पररी, उस कार्य विशेष के लिए है वो। जब वो कार्य खत्म हो जाए तो क्योंकि सप्तम हाउस का जो हम धारण कराते हैं तो वो शादी के लिए कराते हैं, परंतु वो मारक का काम भी करता है, तो उसके बाद उसको हटाना भी होता है बाद में। तो टाइमली जब धारण करते हैं तो ऐसे सिलेक्टिव नगों को फिर टाइम से टाइम आपको हटाना ही पड़ेगा, वरना वो नुकसान कर जाएगा। ओके। और हाँ, मतलब काफी लोगों को जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं तो काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मतलब पता नहीं प्रेडिक्शन, ज्योतिष जिनके पास जो आपका भविष्य देख रहे हैं उनको पता नहीं क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो ज्योतिष होते हैं, जिनके पास सारा का सारा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता है, वो आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, आपको किस तरह के प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, क्या आपके लिए नहीं कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी किसी क्वेश्चन को माइंड में रख के आ रहा है, ठीक है ना? तो आपको पहली बात तो आपको उस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना होता। Okay. अगर कोई आ रहा है कि आपको किसी सपोज विवाह से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहा है तो आपको उसका विवाह से संबंधित क्वेरी ही शांत करनी है। ऐसा ना हो कि आप उसको देख के अपना ज्ञान को दिखाते हुए आप उसकी व्यवसाय को भी बताना शुरू कर दो, उसके फैमिली डिस्टर्बेंस को भी बताना शुरू। वो नो, यू हैव टू जस्ट फोकस अप टू दैट क्वेश्चन जो वो पूछने आया है। पहली बात, जिस समस्या का वो निदान चाहता है अपने वही बताना है। सेकेंडली, एस्ट्रोलॉजी इज ए गाइडिंग फोर्स। ये आपको आने वाले समय के बारे में बताती है कि आपका आने वाला समय कैसा हो सकता है, ये अच्छा है खराब है, तो उसमें प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती है एस्ट्रोलॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो उन्होंने एक नेट का, उस पुराने समय में नेट का काफ़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलते थे कंप्यूटर के, तो उन्होंने काफ़ी नेट अपने लड़के को, दैट वाज जस्ट प्लेन ग्रेजुएट, और नेट का उन्होंने एक पूरा ऑफिस खुला दिया, और उसमें ही वाज हैविंग बम्पर लॉसेस। व्हेन ही केम टू मी, तो जब मैंने दोनों की, फादर की और लड़के की, दोनों की कुंडली देखी, तो दोनों के ही मार्केट चल रहे थे सिंस लास्ट 2 years, एंड अभी आगे कंटिन्यू चल रहा था। और सेकेंडली, दे वर रनिंग ए वेरी टफ 7.5 बोथ ऑफ देम, तो मेंटल प्रेशर वाज ह्यूज। तो अब सेम चीज वहां सामने रिफ्लेक्ट हो गई है कि मार्केट है, तो मार्केट में फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है कहीं ना कहीं, तो वो क्राइसिस में उनको लॉसेस बढ़ते चले गए सीधे सीधे। उस समय तक जब मेरे पास आया वो ऑलरेडी 1.5-2 करोड़ का लॉस दे चुके थे इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड आगे समय खराब था। तो आई जस्ट सजेस्टेड कि बेटर यू इसको वाइंड अप कर दो, आगे आपका टाइम इतना कंफर्टेबल नहीं है, आप जितना इन्वेस्टमेंट लगाओगे उतना ज्यादा आपका बढ़ता चला जाएगा। तो बेटर ये है कि आप वेट फॉर द राइट टाइम। तो ये एस्ट्रोलॉजी का एडवाइजरी काम करते हैं। आपको कभी भी लाइफ के मेजर डिसीजन लेने हो तो उस समय अपनी एस्ट्रोलॉजी, अपनी कंसल्टेंसी जरूर ले लेनी चाहिए, पर्टिकुलर कि आगे आने वाला टाइम इसके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल जिनको राइट टाइम पे, परंतु होता क्या ना, डेस्टिनी इज अ वेरी बिग थिंग। आदमी उस प्रेडिक्शन को एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर चलता है, नहीं चलता है, वो भी उसके फर्दर कर्म हो जाते हैं। मैंने किसी अपने क्लोज फ्रेंड था, ही वाज जस्ट डूइंग मी, तो उसका एक बड़ा योग कारक पीरियड एंड होने वाला था, तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा इट इज बेटर कि तूने जितना इकट्ठा कर लिया है उसको सब संभाल के कंसोलिडेट कर ले, डोंट गो फर्दर, इसी को संभाल ले, आगे तेरा टाइम आगे मेरे को नहीं लगता इतना बढ़िया चलेगा। परंतु ही वाज वेरी हाई स्पिरिट उस समय, आगे सब कुछ अच्छा चल रहा था, एंड जैसे ही उसका नेक्स्ट दशा शुरू हुई, उस दशा में एक के बाद एक सेटबैक उसको लगते चले गए, एंड देन ही थॉट कि हाँ भाई, मैं अगर उस समय वाइंड अप कर लेता तो आई कुड हैव सेव्ड क्रोर्स इन माय बिजनेस। तो लेकिन अब डेस्टिनी होती है बिग स्ट्रांग, वो आदमी को वो नहीं मानने देती जो एडवाइस को राइट टाइम पे मिल भी गई थी, बट इट डिड नॉट एक्सेप्ट। तो ये सब उसकी डेस्टिनी है समझ लो, या उसका कर्म हो, कि जीवन हमारा कर्म प्रधान है।
तो कर्म हमारी थॉट्स कैसे निकलने वाली है, उस पर हम कितना चलने वाले हैं, वो चलता है हमारी आध्यात्मिकता से। अगर हम सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करते हैं और थोड़ा मेडिटेशन करते हैं ईश्वर को ध्यान करके, तो हमारे लाइफ के डिसीजन हम प्रॉपरली सोच पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मैक्सिमम आजकल का जो वर्ल्ड है वो रात को थ्रू आउट डे बिजनेस करता है, रात को लेट पार्टीज वगैरह में जाता है, तो उनका राहु प्रबल हो जाते हैं, तो उनके डिसीजन राहु के समान हो जाते हैं कई बार। तो राहु जो होता है वो इट इज क्वाइट डिजास्टर्स, वो आपको बड़ी बड़ी स्कीम बना देगा जिसका कोई बेस नहीं होता। राहु के छाया ग्रह है ना, तो वो उसके पीछे की रियल पिक्चर उसको मालूम नहीं पड़ पाती और अल्टीमेटली सेटबैक्स लगते हैं लाइफ में। तो यू हैव टू बी फॉर ए गुड प्लानर। आपको सुबह सुबह अपना मॉर्निंग जो सात्विक टाइम होता है 2-3 घंटे का, उसको अपनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी चाहिए, देन गो फॉर द प्लानिंग। ओके। और सर अभी जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो जब मेरे पास लोग प्रेडिक्शन के लिए आते हैं तो लोगों के अनरियलिस्टिक विचार होते हैं कि जैसे मतलब जैसे मैं टैरो रीडर हूँ तो शायद उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो मैं वो चीज पता नहीं कुछ करके उनका वो नेगेटिविटी निकाल दूं, मतलब एज अ टैरो रीडर। या फिर अगर मैंने टैरो सीख लिया तो मेरी लाइफ में कभी कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मैं शायद फ्यूचर बदल भी सकती हूँ। तो जब कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं तो ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसी अपेक्षाएं लोग आपसे रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे किसी ज्योतिष के पास आप जाते हैं तो ज्योतिष आपका भविष्य नहीं बदल सकते, वो सिर्फ आपको भविष्य बता सकते हैं कि आप अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, एस्ट्रोलॉजी किसी भी फॉर्म में देखिए, चाहे वो टैरो में देखिए, चाहे आप उसको लाल किताब भी लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोगों का कंसेप्ट है। तो आपको जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है, तो आप एक क्वेश्चन के आंसर के रूप में जाइए कि मेरे को ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढना, दैट्स ऑल। जिसमें आप पजल्ड हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड योरसेल्फ, देन यू नीड एस्ट्रोलॉजर। इवन डॉक्टर्स भी होते हैं, कई बार वो उनको पता लगता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, परंतु उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि इन्फेक्शन कहाँ है बॉडी में। एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प देयर। वो बताती है कि शरीर के इस अंग में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप यू ट्राई देयर। इन्फेक्शन तो पता है, आपने सारी स्कैनिंग कर ली, बट यू आर नॉट एबल टू लोकेट। तो हालांकि साइंस इज क्वाइट एडवांस, परंतु कई बार लोकेट होते होते वो एडवांस हो जाती है बीमारियां। सिमिलरली आपको मतलब कोई भी डिसीजन लेना, आप डिसीजन तक ही उसको सीमित रखिए, आप हर उसमें गाइडेंस मत लीजिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे पास पुराने, काफी कुछ समय पुरानी बात है, एक फैमिली मेरे पास अपनी लड़की के साथ आई थी फॉर द मैरिज। तो जब हम एस्ट्रोलॉजिकली कुछ डिले लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा भाई 1.5-2 साल अभी चांसेस थोड़े कम है, तो बट उसके बाद ही कोई अच्छी दशा आएगी जिसमें मैरिज हो सकती है। तो उसके फादर ने कहा तो फिर मैं भी ट्राई ना करूं। दैट वाज अ वेरी नेगेटिव अप्रोच, क्योंकि हो सकता है आपका रिश्ता भी हो जाए और वहां पे लड़का कहे जी मेरे को ये असाइनमेंट है, मैं पूरा कर सकता हूँ, उसको बाद हो जाएगा, करेंगे शादी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कैन दैट। तो ज्योतिष हमें कर्म करने से मना नहीं करती जी, कर्म आपको करना ही आना, परंतु रिजल्ट उसके कब आएंगे वो एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो जीवन हमारा कर्म प्रधान है, हमें कर्म करते जाना है। कब उसके आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, कब आपको ज्यादा मेहनत पे भी बड़ा थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, ये एस्ट्रोलॉजी बताता है। अच्छा टाइम आएगा तो बड़े छोटी सी मेहनत पे भी आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, और अगर टाइम खराब आएगा तो फिर आप कितनी मेहनत कर लो, बड़ा रिजल्ट बड़ा नेग्लिजिबल आएगा आपको, यू वोंट बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। काफी आपने देखा होगा एग्जाम्स वगैरह में होता है कि मेहनत बहुत की थी, नंबर नहीं आए, और कुछ साल ऐसे होते हैं कुछ भी मेहनत नहीं की होती, नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्लैनेटरी पोजीशन, प्लैनेटरी दशा उस समय कौन सी चल रही है। अच्छी चल रही होती है, बृहस्पति अगर सपोज आपके धर्म एजुकेशन के भाव को देख रहा है तो वो आपको अच्छा सा रिजल्ट दे देगा, और अगर राहु देख रहा होता है, राहु का रिजल्ट होता है तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितना आपका रिजल्ट रहेगा। तो ऐसी दिशा में स्टूडेंट कई बार बगैर पढ़े भी अच्छे नंबर ले आते हैं, या बहुत पढ़ के भी नंबर नहीं ला पाते, तो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल, क्या रिजल्ट रहेगा। तो ज्योतिष भी अकॉर्डिंगली आपको उसी तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। आपको जो डिसीजन आपको चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को उसी के लिए अप्रोच कीजिए, जो भी बताया जाता है उसको एक सैंक्टिटी के साथ फॉलो कीजिए, क्योंकि उपाय भी आपको बताए जाएंगे। आजकल काफी लोग ना उपाय के नाम पे सुन तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, करते नहीं है। भगवान है, उनको कोई बताया जी बोलो मंत्र जाप कर लेना, तो वो लिख के ले जाएंगे, परंतु दे डोंट फॉलो। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो 11-11 बजे जल चढ़ा रहे होते हैं सुबह सुबह, ये हम तो उठते 9 बजे, तो ये आप उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। देखिए सूरज को जल देने का एक, सूर्य पे जल अर्घ देने का एक समय होता है, आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने मर्जी के हिसाब से उठेंगे और फिर जाके अर्घ देने लग जाएंगे। बिल्कुल तो आपको देवताओं की पूजा देवताओं की तरह से करनी पड़ेगी जी। तो आपका ये
जो रोल होता है, ये गुरु का रोल होता है कि वो उनको समझाए कि कैसे आपको करना है। करना ना करना उनके ऊपर होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जी। आपको अगर कोई मंत्र ही बताते हैं, उस मंत्र को जाप कैसे करना है, किस समय करना है, किस आसन लगा के करना है, या चलते फिरते भी हो सकता है, ये आपको सब बताना है। तो ये गुरु का, ज्योतिषी का कर्तव्य हो जाता है कि आपके पास आए तो पूरा उसको एक ट्रेन करके आप प्रॉपरली भेजिए, आप तभी उसको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज आप ऐसे लोगों को बताना जो फॉलो ही नहीं कर रहा, तो बताना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। जी जी सर। सर एक अभी मुझे अभी भी एक सवाल मन में आया। मैंने काफी लोगों को सुना है कि उनको किसी ज्योतिष ने बता दिया था कि कुंडली पे से देख करके, जैसे आपका बच्चा जो है बहुत बुरा कॉन्फ़िगरेशन है, कुंडली में बिल्कुल अच्छे योग नहीं है, तो ये बच्चा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। किसी और मेरे फ्रेंड को जो किसी ज्योतिष ने बताया था कि ये बच्चा ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएगा, और वो बंदा मास्टर्स करके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा उसका जॉब है, और बोला जॉब भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो अगर किसी को किसी ज्योतिष ने किसी ने भी अगर कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन दिया है, तो वो नेगेटिव प्रेडिक्शन कितने हद तक सही है, अगर किसी ज्योतिष ने कुछ नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है तो? देखिए, आपको हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या है, काफी पंडित ना सिर्फ एक कुंडली खोलते हैं, D1 के बेस पे प्रेडिक्शन दे देते हैं। अच्छा। वो ना दशांतर दशा देखते हैं उसकी, आगे ना कुछ देखते हैं, बस आपने ये देखा कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, ना उसकी डिग्री देखनी है, ना नमाज देखना है, वो प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो एक तरीका प्रेडिक्शन देने का ये है नहीं। पहली बात तो आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली उसकी दशा, अंतरदशा, वर्क चार्ट की एनालिसिस सभी करनी होती है। और आज के समय में अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि ये लड़का डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, बन जाएगा क्या, तो ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि पैसे देके आप डॉक्टर किसी को भी बना सकते हो। सही है सर, चल हो रहा है। आप चाहो तो जाओ, पैसे पकड़ाओ और वहाँ पे डॉक्टर के लिए वो एडमिशन ले लेगा, बन जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ, वो प्रैक्टिस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स की प्रैक्टिस के लिए उसको जो लेबर चाहिए, जो काम करना चाहिए, हो सकता है वो बिजनेस माइंड का हो तो वो नर्सिंग होम तो खोल ले, वहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स काम करें, पर वो एज ए वहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट ही करता नजर आए। तो काम वही है, परंतु एक लाइन, मेडिकल लाइन जरूर है, परंतु इज नॉट ए डॉक्टर। आज की डेट में जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर नाम के आगे लिखा हुआ है, परंतु दे आर नॉट ए डॉक्टर, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर प्रॉपर बिजनेसमैन। तो आपको क्वेश्चन देश काल पात्र के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो वाकई ही वो क्वेश्चन एक्चुअल में भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। हाँ, ये पूछता है गवर्नमेंट में एडमिशन होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो मान सकते हैं कि वहाँ कंपटीशन टफ है, देयर आर चांसेस, वहाँ एक रियल एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है आपको। परंतु ये सिंपल पूछना कि मेरा बच्चा मेडिकल कर पाएगा नहीं, में एडमिशन होगा नहीं होगा, तो आप पैसे देके कहाँ भी करा लीजिए, उसमें कोई बात ही नहीं है आपको जाके। सिमिलरली एजुकेशन के मामले में भी ना आपको बड़ा सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा जो है जिसके बुध बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होते हैं या मंगल भी स्ट्रॉन्ग होता है इवन, तो वो डिटरमिन्ड हो जाता है, तो उसके मन में एक बार आ गया मुझे करना है तो करना है जी, तो वो ऐसे प्लैनेट्स हमेशा उसको कहीं ना कहीं निकाल देते हैं आगे। एजुकेशन आज की डेट में इतनी टफ नहीं रही है, एजुकेशन टॉप पोजीशन लाना टफ है, हाँ, एवरेज पोजीशन में तो आप करते करते कहीं तक भी पढ़ते चले आओ, कोई मना नहीं करता है। आज की डेट में जगह जगह कॉलेजेस खुले हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं, एडमिशन लेने को तैयार रहते हैं, तो वहां तो आप कहीं तक भी पढ़ सकते हो। हाँ, ज्ञान आपको कितना है, आपने पेपर तो आजकल एक्चुअल में ज्ञान कितना है, दैट इज ए क्वेश्चन जो आप होल सोच से देख के बताओगे कि वाकई इसको ज्ञान है कि नहीं है। जी जी सर, जी बिल्कुल सर। सर जितने क्वेश्चंस मैंने लिखे थे सारे के सारे कवर हो चुके हैं। आपके मन में कुछ आ रहा है, कुछ अलग सा शेयर करना, या फिर देखिए, एक कुंडली को ना, एक जनरली मैं बताऊं, आजकल हमारी जो एस्ट्रोलॉजी हो गई है ना, वो 2 4 5 6 क्वेश्चन निबट के उसमें रह गए हैं कि शादी कब होगी, शादी कैसी रहेगी, बिजनेस होगा कि नौकरी होगी, बच्चे कितने होंगे, और बच्चे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, मकान मेरा कब बनेगा। ये 5-6 क्वेश्चन पे ज्योतिष सिमट गई है। ज्योतिष नहीं होती है, मैं बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी आपकी प्रॉपर लाइफ की गाइडलाइंस है थ्रू आउट द लाइफ। आपकी लाइफ में कौन कौन सी दशा किस किस समय पर आ रही है, वो दशाएं आपसे क्या करवाएंगी, उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, कौन से आपके ऐसा आपको प्रिकॉशंस लाइफ में क्या रखनी है, कहाँ पे आपको सेटबैक्स रख सकते हैं, कहाँ पे आपको बैड नेम आ सकता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको अगर आप मान लो देखते हो किसी की
सारे के सारे प्लैनेट्स हम कहते हैं कुंडली के तीसरे, 7वें या 11वें भाव में बैठे हैं। तो तीसरा, 7वां, 11वां काम का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, कुछ ना कुछ करना चाहता है हमेशा जी। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या एस्ट्रोलॉजिकली क्या सजेस्ट करोगे? आप यही तो कहोगे उससे कंट्रोल रखो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करोगे तो सुखी रहोगे जी। और अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। एक इच्छा खत्म होगी दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी पैदा हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखता है, कुछ एसोसिएशन की इच्छा रखता है, कुछ प्राप्ति की इच्छा रखता है, क्योंकि काम भाव में प्लैनेट बैठे हैं। सिमिलरली अगर किसी के धर्म भाव में ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, अगर वो एक व्यवहारिक व्यक्ति है, फैमिली चला रहा है, तो ज्यादा धर्म में जाएगा तो फैमिली टूटने का डर है। जी बिल्कुल। आपको ये भी प्रिकॉशंस उसमें अगर आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, जैसे अगर सपोज किसी की कुंडली में उच्च का बृहस्पति लगन पे या सप्तम पे ज्यादा प्रभाव डालता है, तो उसको जनरल गाइडेंस फैमिली चलाने के लिए कहते हैं भाई घर में पूजा कम किया करो, मंदिर में किया करो, क्योंकि वो घर में पूजा करने लगेगा तो घर को मंदिर बना देगा। उच्च का बृहस्पति है, लगन में बैठ गया है, शुभ ग्रहों के साथ लगन को देख रहा है, चंद्रमा पे इफेक्ट डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पूजा करने का मौका मिलना चाहिए, वो पूजा ही करता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि उनको बोला जाए कि हाँ भाई एक हनुमान चालीसा करनी है या वो करनी है, वो क्या करेंगे 10 मैंने ऐसे ही व्यक्ति देखे हैं जिनका उच्च का बृहस्पति लगन में बैठा था और उसकी बृहस्पति की दशा हुई, ही वाज हैविंग, उसने मतलब एक दिन में 7-7, 8-8 बार सुंदरकांड के पाठ किए। ओके। दोपहर सुबह शाम दोपहर वो यही करता है। तो उसकी कोई होगी मगनत जो भी, परंतु उसको इतना आनंद आ रहा था करने में, वो बैठा घर में बस सुबह से शुरू हो जाता था, 2-3 बार कर लिया, फिर दोपहर को कर लिया, फिर शाम को कर लिया, रात को कर लिया, होते। तो ऐसे व्यक्ति आपको ये देखना है, कुंडली में गाइडलाइंस देनी है, आपको गाइडेंस देनी है। और ज्योतिष में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे सेव कर सकते हो ये आपको सबको बताना है। अगर किसी कुंडली में आपको दिखता है इसका भाइयों से डिस्प्यूट हो सकता है, तो पहले से गाइड करो कि अपने भाइयों के साथ कोई आपको जॉइंट वेंचर नहीं करना है, जो झगड़ा पड़ जाएगा आगे जाके। सिमिलरली मैट्रिमोनियल लाइफ में कंफ्लिक्ट आ रहा है तो यू कैन एंगर मैनेजमेंट के पहले से एडवाइस कर सकते हो, एंगर मैनेजमेंट आपको करना है। कोई बैड ट्रांजिट नजर आ रहा है हमें सामने, तो ये जो बैड ट्रांजिट जिस समय आ रहा है वो बैड ट्रांजिट के टाइमिंग्स क्या है और वो आपको कैसे इफेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप में करेंगे, फाइनेंशियली करेंगे या मेडिकली करेंगे, तो वो आपको गाइड करना है। ये एक ज्योतिषी का कर्तव्य है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, साथ में आने वाले टाइम में कोई प्रिकॉशंस हो जो आपको नजर आ रही हो वो आपको पहले से गाइड कर देने, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिसीज और मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट्स। जी। तो एक्सीडेंट्स की तो खास तौर से आपको गाइडेंस पहले से दे देनी है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में किसी का शुक्र मंगल पीड़ित हो रहा है, आपस में शनि मंगल का इफेक्ट आ रहा है, उस पर शुक्र भी इन्वॉल्व है, दैट कैन गिव यू सम वेहिकुलर एक्सीडेंट आल्सो। तो वेहिकुलर एक्सीडेंट किस पीरियड में होगा वो दशा ट्रांजिट देख के आप बताइए। उसके बाद उसमें आपको प्रिकॉशंस क्या रखनी है, साथ में कौन सा कट ऑफ डेट क्या है, एंड द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जो डाटा आपके पास आया है जिससे आप कुंडली बना के कुंडली को फलित कर रहे हो, वो क्या वो एक्यूरेट है? अगर एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि लोग बाग आते हैं हमारे पास टाइम के लिए, वो कहते हैं जी 9 बजे जन्म हुआ है, 10 बजे जन्म हुआ है, इट इज नॉट दैट। एग्जैक्टली 9 बजे या 10 बजे जन्म होते होंगे पर एक आधी होते हैं। तो 9:05 है या 9 बजे, तो आपको प्रेडिक्शन के समय ये चीज भी अपनी एक देख लेनी है कि टाइम में नॉट बी एक्यूरेट। जी। आप जो दे रहे हो उसको अगर टाइम एक्यूरेट नहीं है तो कितना मॉडिफाई करना है प्रेडिक्शन को। जी सर। ज्योतिषियों के पास कोई भी अगर जाता है तो मेरा एक जनरल डिक्टम है कि ज्योतिषी हमारे ज्योतिष में बताते हैं कि जो भी किसी का खाली हाथ जाएगा वो खाली हाथ आएगा। काफी लोग होते हैं वो प्रोफेशनली होते हैं, डेट्स और नेचुरली दे डिमांड, और काफी डोंट डिमांड। जी। तो अगर वो आपका एक फर्ज होता है क्वेश्चन पूछते समय, जब पूछने जा रहे हैं तो भेंट स्वरूप उनको कुछ देके हैं। अगर सो मेनी एस्ट्रोलॉजर वो नहीं लेते हैं तो आप उतने कुछ डोनेशन उनके नाम से या उनके थ्रू आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में या मंदिर में कहीं भी आप डोनेट करें, दैट इज द बेस्ट। कभी भी नेवर टेक एनी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे भेंट क्या है 1 दर्जन के लिए लेके जा रहे हैं, बट यू शुड गो विद सम गिफ्ट। जी सर, जी बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि अगर सिर्फ एडवाइस ही ले रहे हो आप
तो भी उस एडवाइस को फॉलो करके आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो रही है, आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में कुछ देना चाहिए। नहीं देखिए, हम क्या है, हम इट्स जस्ट जैसे हम कहते हैं ना, हम भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते ही है ना। जी तो सर, जब हम जी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वहां से ईश्वर का ही कुछ, ईश्वर उनकी वाणी से ही कुछ निकलवाना चाहता है जी आपके लिए। तो आपको वो चीज ध्यान में रख के ये ध्यान रखना चाहिए, आप गुरु के पास जा रहे हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, तो नेवर गो विद ब्लैंक हैंड्स। आप कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप उनके लिए जरूर लेके जाओ वहाँ पे। तो एक जी तरीका सर, है ज्योतिषी के पास जाने का, आपको वो जरूर फॉलो करना चाहिए, चाहे वो आपका नियर एंड डियर ही क्यों ना हो। जी तो ये बड़ा कॉमन है कि लोग जो चलते हैं, लिफ्ट में चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। कई पार्टियां मिल गए हैं, कई फंक्शन शादी ब्याह मिल गए हैं, वहां पे उन्हें पता लगा कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वहां क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे टू आस्क द क्वेश्चन। जी सर, क्वेश्चन आपने पूछना है, आप उनके पास जाइए, वहां बैठ के आप तसल्ली से अपनी क्वेरी दिए, वो ही विल गिव यू टाइम, तो आपको एक वहां समाधान भी मिलेगा, जी क्योंकि सर, वहां पे वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल। अगर वो आप राह चलते या ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका नहीं होता है, तो नहीं नहीं, नेवर आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एट दैट टाइम। जी जी सर। सर तो मुझे लगता है कि अभी जितने सवाल थे, मेरे सारे सवाल के जवाब आपने दे दिए। सर थैंक यू सो मच, आप मेरी चैनल के ऊपर आए और आपने ये सारा नॉलेज दिया। मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया उससे भी बहुत 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 सारा नॉलेज आपने शेयर किया, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आपकी सारा नॉलेज, जो सारा विजडम आपने शेयर किया, उनको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। You are welcome, Preeti. I hope you like all this discussions, and it will जी be सर, fruitful. ओके सर, थैंक यू सो मच।